हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल की वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो जो रहेगी वो आपके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, और जो दूसरी वीडियो रहेगी वो आपकी करंट बेस पे रहेगी। और हमारा कुछ पोर्शन जो था वो टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को लेके था, उसको भी मैं आज यहाँ इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज ही आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मैं यहाँ पे अपने जो करंट अफेयर्स रहते हैं उसको फॉलो करती हूँ, और ये अपनी जो मेरी पूरे डे की जर्नी जर्नी रहती है उसको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के थ्रू प्रोवाइड कराती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट करंट अफेयर से। उसके पहले जाने से पहले मैं आज आपको बता दूं कि आज 2 ऑफ अक्टूबर है, जो कि हमारे इंडिया में एक तरीके से नेशनल जो आपका फेस्टिवल रहता है उसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फेस्टिवल्स तीन है हमारे इस इंडिया में। हमारी कंट्री में सबसे पहले रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, और जो तीसरा रहता है वो हमारा महात्मा गांधी की जो जयंती रहती है वो रहता है। तो उसी नेशनल फेस्टिवल को जगह-जगह पे सेलिब्रेट किया गया। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो आज इंटरनेशनल लेवल पे आपका नॉन वायलेंस डे है, क्योंकि महात्मा गांधी का जो फेवरेट कोट था दैट वाज़ कि आपको अहिंसा की तरफ आगे बढ़ना है, आपको अहिंसा के मार्ग को अपनाना है, आपको किसी भी तरीके से ऐसी डायरेक्शन में अपने कदम नहीं रखने हैं जो कि दूसरों की भलाई ना करें, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुँचाए। तो ऐसी चीज़ हमें फ़ॉलो नहीं करनी है किसी भी लेवल पे। तो उसी को यहाँ पे उन्होंने प्रमोट करते हुए जो हमेशा सत्याग्रह के रास्ते पे चले। तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी की जो शुरुआत होती है वो पोरबंदर गुजरात में होती है, और जब उनकी एक्चुअल जो जर्नी की जिसकी हम बात करते हैं वो इंग्लैंड से शुरू होती है। तो एक बार की बात है, व्हेन ही वाज़ ट्रैवलिंग, तो जब वो ट्रैवलिंग कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ, तो ही वाज़ कि उनको जो उनके स्किन टोन के बेस पे, बिकॉज़ ही वाज़ अ ब्राउनिश पर्सन, तो उन लोगों को मतलब उनको वहाँ से लात मार के उस जो फर्स्ट क्लास का जो बॉक्स होता है ट्रेन का वहाँ से निकाल दिया गया। अब उनको जब वहाँ से निकाला गया, तो मेनली उनको जो अंदर इतना गिल्ट हुआ कि मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक बैरिस्टर हूँ, मेरे साथ ऐसा क्रिटिसाइज़ देखने को मिल रहा है। या इवन वो अपनी लॉ की पढ़ाई उन्होंने तभी हाल ही फिलहाल में की ही थी कंप्लीट। तो मतलब दूसरी क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक डिफरेंस मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो लॉयर होता है और बैरिस्टर होता है और जो एडवोकेट रहते हैं उनके बीच में क्या होता है, क्योंकि मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लॉयर एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे आप जब आपकी इंटरमीडिएट की जब स्टडी हो जाती है कंप्लीट, तो आप फर्दर स्टडी के लिए कोई लोग बीए करते हैं, कोई लोग बीटेक करते हैं। तो एक एलएलबी तरह की डिग्री होती है जिसके बेस पे जब आप 3 साल की वो डिग्री कर लेते हो, तो आप बेसिकली लॉयर कहलाने लगते हो। जैसे आप जब बीए की डिग्री करते हो तो आप परसुएट कर रहे होते हो, तो आप अंजर अंडर ग्रेजुएट माने जाते हो। तो ऐसे ही वो लोग जो रहते हैं वो लॉयर माने जाते हैं, ठीक है? अब बैरिस्टर इसीलिए इसको बैरिस्टर भी सेम चीज़ होती है, बट उसको इसीलिए ऐसा कहा गया है क्योंकि वो इंग्लैंड में जाके आपको प्रोवाइड कराई गई। तो यहाँ पे कुछ नेम अलग हो सकते हैं और वहाँ पे आपके कुछ नेम जो हैं वो अलग हो सकते हैं। तीसरा हम बात करते हैं एडवोकेट की। तो एडवोकेट बेसिकली क्या होता है, जब आप लीगली कोई भी चीज़ या कोई भी केसेस जो ऐसे पेंडिंग रहते हैं, या फिर आप जब अपने जो केसेस रहते हैं उनको लड़ने के लिए जब आप ज्यूरिडिक्शन में जाते हो या फिर आप जुडिशरी वगैरह में जाते हो और अपने जो केस है उनको बेसिकली लड़ सकते हो, तो उनको हम कहते हैं एडवोकेट्स। यानी कि जो लीगली अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर सकता है दैट इज एडवोकेट, और जो लीगली अपने ड्यूटी को एडवोकेट नहीं कर सकता है बट उसकी सिर्फ नॉलेज रखता है दैट इज अ लॉयर, और इंग्लैंड में देखा जाए तो वो बैरिस्टर। तो यहाँ पे मैं वही बता रही थी कि वो उनको कितना शेमफुल महसूस हुआ। फिर एक बार अपने केस के सिलसिले में वो फिर से उसी प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इंडियन की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उन लोगों से एक तरीके से ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपने सेल्फिशनेस के लिए इतने ही ज़्यादा अनह्यूमन, मतलब इनह्यूमन टाइप के वर्किंग प्रोसेस कराए जाते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अपने स्वार्थ तो जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने ऐसी कंडीशंस को देखा और उन लोगों ने एक तरीके से एक गैदरिंग की और उसमें उन्होंने बताया कि आप इस तरह के काम में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, और ना ही आप लोग कोई मांग करते हैं सरकार से या फिर जो गवर्नमेंट उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो चला रहे थे,
उन लोगों से आपकी कोई माँग ही नहीं होती है, तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? तो उन लोगों ने बोला कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम उनके सामने अपनी जो बात है उसको रख सकें, ऐसा उन्होंने कहा। तो गांधी जी एज़ अ लीडर उनके सपोर्टर बने और उन्होंने काफ़ी ऐसे जो है मूवमेंट वहाँ पे शुरू किए और वहाँ पे जो वहाँ पे जो इंडियंस थे उनकी कंडीशन को एक तरीके से बेहतर डायरेक्शन प्रोवाइड कराई। फिर इसके बाद देखने को मिला एक एज़ अ लीडर, तो उन्होंने अपने जो मूवमेंट्स वग़ैरह रहते हैं वो इंडिया में करने शुरू किए। इंडिया में सबसे पहले उन्होंने अपने मूवमेंट को शुरू किया और उन्होंने 3 सत्याग्रह चलाए। उस सत्याग्रह का बेसिकली मतलब ही होता है कि आप सत्य जो है, उस पे फ़ोकस करो और उसी चीज़ को अच्छे से शांति के साथ माँगो जो आपको चाहिए क्योंकि बहस करने से सिर्फ़ खून-खराबा ही होता है और आपकी जो बात होती है वो सुनी नहीं जाती है। लेकिन जब आप शांति के साथ अपनी बात को बार-बार, बार-बार, बार-बार रखते हो तो गवर्नमेंट भी एक आपका जो ग्रुप बनता है वो ब्रॉड ग्रुप हो जाता है और गवर्नमेंट भी उसको मानने के लिए एक तरीके से मजबूर हो जाती है कि जब मेजॉरिटी में लोग इतने सारे लोग इन चीज़ों को माँग रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो होना ही चाहिए और इन लोगों को क्या ही है प्रोवाइड करा ही देते हैं। तो ये कुछ ऐसी उनकी लीडरशिप चली, तो उन्होंने जब ये सत्याग्रह चलाए, तो उस सत्याग्रह के दौरान इनकी जो मीटिंग है वो होती है जिन्होंने इनकी डेथ की थी अ, गोखले साहब, तो उनके साथ इनकी जब इंटरैक्शन होती है, तब उनके टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुरु हुआ करते थे। और तब इन्होंने गांधी जी को ये सजेशन दिया कि आप इनिशियली आए हैं अभी नए-नए इंडिया में और आप एकदम से ये सारी जो चीज़ें हैं उनको स्टार्ट मत करो। पहले आप जगह-जगह पे जाओ, चीज़ों को समझो, चीज़ों को देखो कि किस तरीके से आपको किस एरिया में इंटरैक्शन करना है। तो गांधी जी ने पूरे इंडिया भारत दर्शन एक तरीके से कह सकते हैं उसको विज़िट किया। जगह-जगह पे चीज़ों को देखा, उन्होंने देखा कि अनटचेबिलिटी फैली हुई है, लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है। जो रूरल एरियाज़ हैं वो कितने ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं, कितना उनमें काम करने की ज़रूरत है। इवन जो आपके अर्बनाइज़ेशन प्रोसेस है वो तो ओके-ओके है ही, लेकिन आपका जो रूरल एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने चीज़ों को समझा और जो अपने हैं सत्याग्रह वग़ैरह, इवन जो आपके मूवमेंट्स वग़ैरह हैं, जो आपका उनका फिर एक तरीके से लाइन से उनने उनको कैटेगराइज़ किया और एक तरीके से मास लेवल पे यानी कि मास का मतलब होता है आपका एंटायरली पूरे इंडिया में ही प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इवन जो मुस्लिम आपके हुआ करते थे, इवन जो हिंदू कम्युनिटीज़ के लोग हुआ करते थे, उन सारे लोगों ने ही जो महात्मा गांधी हैं, उनके साथ उनका समर्थन किया और काफ़ी टाइम तक जो मूवमेंट की प्रोसेस है वो चली, प्रोटेस्ट वगैरह चले। अब इसके बाद देखा जाए तो प्रोटेस्ट के बाद इनके जो फ़ेमस चीज़ें हैं जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुआ, इन्होंने जो नमक पे सत्याग्रह चलाया था, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सॉरी। तो गांधी जी से हट के अब हम अपने लेवल पे कुछ बात कर लेते हैं और वहाँ पे हम करंट अफ़ेयर्स के तरफ फ़ोकस करेंगे। तो सबसे पहले आज की जो न्यूज़ है उसमें बताया गया था सबसे पहले तो वक़्त विल के बा व जो वक़्त विल होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो वक़्त बिल बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके से डोनेशन होता है, यानी कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टी रहती है, उनका एक तरीके से डोनेशन का काम करता है कि किस एरिया में किसको इस प्रॉपर्टी की एक्चुअल में नीड है। तो ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले तो जो वक़्त रहता है वो मेनली काम करता है इस्लाम के लिए, यानी कि जब भी कोई जो लैंड रहती है वो कॉन्फ्लिक्ट में रहती है कि किस कम्युनिटी की तरफ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग हैं, एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, तो जो हिंदू लोग हैं वो लड़ रहे हैं कि राम मंदिर बन जाए और जो मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो मस्जिद है वो बन जाए। तो जब वो लैंड कॉन्फ्लिक्ट में रहती है तब आर्टिकल 142 के थ्रू जो कंप्लीट जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है और अगर वो जो चीज़ होती है वो अगर मुस्लिम पार्टी जो है उसके तरफ जाती है तो इसमें क्या होता है ये जो वक़्त कम्युनिटी रहती है, वक़्त बेसिकली ऑर्गनाइज़ेशन रहती है उसके साइड में वो चीज़ चली जाती है। यानी कि वो जो चीज़ है, वो प्रॉपर्टी है, वो लैंड है, वो बेसिकली आपके वक़्त के अंदर आ जाती है। फिर अब वहाँ पे मस्जिद बनेगी आपकी या फिर वो एक तरीके से एज़ अ डोनेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो उनका काम होता है। तो बेसिकली जो इस्लाम के लिए इस्लाम के धर्म को प्रमोट करने के लिए, उनकी मस्जिद को प्रमोट करने के लिए
जो बेसिकली डोनेशन की जाती है, रिलीजन की जो डोनेशन की जाती है उसके लिए बिल लाया गया था जिसको वक्फ बिल के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये करंट इशू इसीलिए चल रहा है क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें हैं और इसमें रिफॉर्म की मांग कर रहे हैं। अब इसमें हम एक बात और देखते हैं कि ये बेसिकली जो लैंड होती है वो तो इस्लाम की लैंड होती है, बट ये इसमें जो मेंबर होते हैं वो आपके मुस्लिम भी हो सकते हैं और आपके जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो भी मेनली हो सकते हैं। तो अब वक्त विल का यही एक कंडीशन अभी फिलहाल में तो चल रही है। इसके लिए अभी एक जैसा कि न्यूज़ में चल रहा है, एक जॉइंट कमेटी भी बनाई गई है, पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई गई है। उसके तहत जो भी डिसीजन मेकिंग आएगी उसकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी और उसके अंदर इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। तो अभी हम इसको हाल फिलहाल में यहीं पर रख देते हैं। फिर सेकंड बात करते हैं हमारे वीनस मिशन की। जैसा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नज़र से देखा जाए तो वीनस एंड मिशन अभी जो वीनस मिशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम वीनस मिशन यानी कि जिसको हिंदी में हम कहेंगे कि शुक्र जो मिशन है उसके बारे में। तो इसरो जो है हमारे यहाँ पे काम करता है एज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस को देखने का काम करता है, उस पे रिसर्च, उस पे जो डेवलपमेंट वगैरह की चीज़ें रहती हैं, उस पे बेसिकली काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो इसरो रहता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसरो बेसिकली एक ऐसी बॉडी होती है जो कि आपके साइंस से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। आपके कितने भी जो मिशन वगैरह होते हैं, जो मिसाइल्स वगैरह होती हैं, इनको लॉन्च करने का काम है जो इसरो के ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत जो मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। ये एक तरीके से गवर्नमेंट की बॉडी होती है। तो अब अभी हाल-फिलहाल में चंद्रयान 4 का मिशन भी जो है लॉन्च किया गया है और आपका जो वीनस मिशन है उसको भी लॉन्च किया गया है और ऐसा कहा जा लॉन्च नहीं किया गया है, सॉरी, ऐसा कहा गया है कि 2028 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, बट इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो अभी से स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर इसके बाद में हम जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। जीआई टैग बेसिकली अभी असम में दिया गया है, जो आपकी बोडो कम्युनिटी रहती है, बोडो ट्राइबल एरिया रहता है, वहाँ पे 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं उन लोगों के राइट्स से रिलेटेड, तो जिनको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको देखते हुए बेसिकली जो आपकी बोडो कम्युनिटी है, तो उनको जीआई टैग मिला हुआ है। अब जीआई टैग क्या होता है? तो जो जीआई टैग होता है, उसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यानी कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो उस पर्टिकुलर एरिया को प्रेज़ेंट करती है कि बनारस के जैसा पान और उत्तर प्रदेश की कालीन, सॉरी, लखनऊ की है शायद, और मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो स्पेशल फूड रहता है, तो वहाँ को प्रेज़ेंट करता है कि अच्छा वो वहाँ की चीज़, जैसे आगरा का पेठा, तो मतलब वो आप चीज़ बना तो सकते हो दूसरी जगह, लेकिन कहते हैं ना कि वो चीज़ जो रहती है वो उसी एरिया के लिए ज़्यादा फ़ेमस मानी जाती है। अब चाहे वो टेस्ट में अच्छी हो, चाहे बिल्कुल ना हो। ख़ैर, तो यही आपका एक जीआई टैग होता है और असम में रिसेंट मिला हुआ था। जीआई टैग बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन बेसिकली इस फॉर्मेट में आते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ये प्रोडक्ट कहाँ से है बेसिकली। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बेसिकली पुट अप होते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो आपका इज़राइल का और बेसिकली जो गाज़ा है उसका कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो उस पे हम थोड़ा-सा नज़र रखते हैं। अब इसका कॉन्फ्लिक्ट का मेन पर्पज़ है वो लैंड है और अभी रीसेंट देखा जाए कल के टाइम पे, तो जो ईरान है उसने बेसिकली इज़राइल पे जो है काफ़ी सारी जो मिसाइल हैं वो दाग दी हैं और उसी के बेस पे ऐसा कहा जा रहा है और नाइट टू नाइट उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी यूएस वालों ने कि वो किसी भी फ़ेज़ में वो मदद करेंगे इज़राइल की बेसिकली। ईरान से तो क्योंकि यूएसए का कॉन्फ्लिक्ट ही चलता है हमेशा। तो हाल-फिलहाल में इतना इंटरेस्टिंग न्यूज़ अभी ख़ैर फ़िलहाल है नहीं। जब कोई इश्यू देखने को मिलेंगे तो हम इस पे मेनली फ़ोकस करेंगे। एडिटोरियल में था तो मैंने सोचा डिस्कस कर दूँ। फिर आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, और मैं जल्दी ही आज ही आपके लिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसकी एक अच्छी-सी वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूँगी। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और
थैंक यू सो मच ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और मुझे भी आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच।